हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, फिलहाल आपके साथ हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज को कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट सीरीज में क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज को लगातार आपके साथ एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पेपर 5 और पेपर 6 के अकॉर्डिंग उस जिले के बारे में तो थोड़ा सा आपको ज्ञान हो ही हो, साथ ही आसपास के क्षेत्रों का भी यदि ज्ञान होगा तो अखबार जो आप पढ़ते हो उसको पढ़ना भी आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। साथ ही वहां पर कुछ अगर अवसंरचनात्मक या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं वो भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और साथ ही कोई भी अगर आप न्यूज पढ़ते हैं तो आप बहुत बेहतर रूप से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा पूर्वांचल है, कौन सा पश्चिमांचल है, कौन सा उत्तर का है, कौन सा दक्षिण का है, कौन सा मध्य का पार्ट है। तो इसी प्रकार आज हम उस धरती के ऊपर चलना चाहेंगे जो बेसिकली बुद्धा की धरती के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। और ये धरती और कोई नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध का ही जो नाम है, दैट इज सिद्धार्थ। वो बेसिकली सिद्धार्थ की नगरी के रूप में ही हमें दिखाई पड़ेगी, जहां कण कण में आपको बुद्धिज्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। अहिंसा का वो पैमाना आपको देखने के लिए मिलेगा। पूर्वांचल की एक हवाएं देखने के लिए मिलेंगी। नेपाल के साथ एक रोटी बेटी का रिश्ता भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ सिद्धार्थ नगर की उस पावन नगरी के ऊपर और समझने का प्रयास करते हैं क्यों है ये इतना खास। यहाँ का जो प्रसाद भी बनाया जाता है वो भी बुद्धा का बहुत प्रिय प्रसाद माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सिद्धार्थ नगर के साथ। आइए, फिलहाल इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैं आपको अपने इस चैनल पर यहां पर शेयर कर दूंगा। तो जो भी देवियां और सज्जन अगर इसको नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि स्टडी रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी परेशानी होती है तो फिर आप यहां पर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। पेपर 5 पेपर 6 की बात करें तो जो इस समय हमारे पेड क्लासेस में चल भी रहा है, तो आप यदि पेपर 5 और पेपर 6 के अकॉर्डिंग अपने आप को अगर ठीक तरीके से महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो पेपर 5 और पेपर 6 कोर से कोर नॉलेज आपको यहां पर हम प्रोवाइड कर देते हैं विद केस स्टडीज के साथ, कि कैसे आप केस स्टडीज को यूज कर सकते हो, कैसे आप डायग्राम्स को यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं संत कबीर नगर की पावन नगरी की तरफ। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश का ही मैप है जिसको मैंने कट करके यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो चलिए यहां पर मैं आपके लिए सबसे पहले मैप को ही बना देता हूं। तो हमारा पावन उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। आप बहुत अच्छे से इस चीज को जानते हैं। पूर्वी आर्थिक संभाग है, पश्चिमी आर्थिक संभाग आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाते हैं। उसी प्रकार केंद्रीय संभाग हो गया और आपका बुंदेलखंड का संभाग हो गया। तो केंद्रीय बीच का आ जाएगा, बुंदेलखंड इधर आ जाएगा, पश्चिम इधर आ जाएगा, पूर्वी इधर आ जाएगा। तो बात करें अगर हम संत कबीर नगर की, तो संत कबीर नगर पूर्वी आर्थिक संभाग का पार्ट माना जाता है। ये पूर्वी आर्थिक संभाग का पार्ट है और बस्ती मंडल के अंतर्गत ये आता है। अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज बस्ती। तो बस्ती एक पूरा मंडल है। मंडल में ही कुछ जनपद भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अभी हम बात करेंगे फिलहाल मंडल के कॉन्टेक्स्ट में। तो फिलहाल अभी तो आप इतना याद रखें कि बस्ती मंडल है और बस्ती मंडल में 3 जनपद, 3 जिले आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक तो खुद बस्ती हो गया, दूसरा आपका ये सिद्धार्थ नगर हो गया, तीसरा आपका ये संत कबीर नगर हो गया। तो नगर नगर आपको देखने के लिए दोनों में मिल जाएंगे। और बस्ती में कौन कौन सा आएगा? बस्ती, सिद्धार्थ नगर और साथ में संत कबीर नगर। जब इन तीनों को मिला देते हैं तब जाकर के पूरा बस्ती मंडल बनता है। आखिर ये जो संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में अपने मूल जनपद से कट करके ही बना था। बस्ती से ही कट करके बेसिकली सिद्धार्थ नगर को बनाया गया था।
अगर आप इसके जस्ट ऊपर देख रहे हैं तो ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये आपका नेपाल है, ये आपका नेपाल है। तो यहां पर महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, आगे बहराइच, ये सब अपनी बाउंड्री को नेपाल के साथ शेयर करते हैं। तो वैसे ही आप यहां पर भी देख रहे हो कि सिद्धार्थ नगर भी नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, ठीक है ना। इसके बगल के जिलों को भी देख सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत खास चर्चा में लगातार बने रहते हैं। जैसे बलरामपुर है, जैसे गोंडा है, जैसे इधर आप देखेंगे बस्ती हो गया, इधर संत कबीर नगर है, इधर महाराजगंज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एरिया को आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। और बात करें तो ये सिद्धार्थ नगर आपको दिख रहा है और सिद्धार्थ नगर और यहां से जा रही है आपकी कौन सी नदी, दैट इज राप्ती रिवर। तो राप्ती भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर मंडल वाइज आप इसको थोड़ा सा देखने का अगर प्रयास करेंगे तो फिर आपको और भी चीज बहुत आसानी से चीज समझ में आ जाएगी। तो मंडल वाइज इसको देखने का प्रयास करें। तो मैंने अभी तक आपके साथ इलाहाबाद मंडल को डिस्कस किया है। तो इलाहाबाद में कौन कौन से जिले आते हैं, तो पहला इलाहाबाद खुद है, दूसरा फिर यहां पर आपका फतेहपुर आ जाता है, इधर फिर आपका कौशाम्बी आ जाता है, और इधर आपका आ जाता है प्रतापगढ़, इधर आपका आ जाता है प्रतापगढ़, ठीक है ना। तो ये आपका कौशाम्बी है, थोड़ा सा शाइन करता है तो हमको खुद ही नहीं समझ में आता है। तो ये कौशाम्बी हो गया, ये फतेहपुर हो गया, ये प्रतापगढ़ हो गया। लखनऊ मंडल की भी आपसे बात की थी, याद कीजिए कि लखनऊ में कौन कौन से आ रहे थे, इधर हरदोई आ रहा था, सीतापुर आ रहा था, इधर उन्नाव आ रहा था, इधर रायबरेली हो गया, इधर आपका खीरी हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके लखनऊ मंडल में आपको देखने के लिए मिलते हैं कौन कौन से, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, ठीक है ना, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, ठीक है ना। इनको हम चर्चा कर चुके हैं आपके साथ। अब इसको भी इसी बात में यहीं पर फटाफट याद कर लीजिएगा कि बस्ती में कौन कौन से आता है, संत कबीर नगर, और इधर आता है संत आपका सिद्धार्थ नगर, ठीक। तो मंडल को हमने याद कर लिया, 18 मंडल हैं। तो उस 18 मंडल में आज हम सिद्धार्थ नगर को देख रहे हैं। तो यहां पर ये सिद्धार्थ नगर का ही मैप आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो नेपाल आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इस जिले की बात करें तो इसके इतिहास की तरफ अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन से ये पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जो शाक्य वंश, पहले ये किसका पार्ट हुआ करता था, कोसल राजवंश जो हुआ करता था, ये उसी के ही पूरे अंडर में आपको देखने के लिए मिलता था। कपिल वस्तु जो शाक्य वंश हुआ करता था, उसकी जो राजधानी हुआ करती थी, कहते हैं बेसिकली ये वही इलाका हुआ करता था। इसका नाम भी गौतम बुद्ध के ही बचपन के नाम सिद्धार्थ के नाम पर रखा गया था। काफी जंगलों तराई बेल्ट से घिरा हुआ था, ये शाक्य राजवंश का ही ये बेसिकली हिस्सा रहता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शाक्यों ने कपिल वस्तु में अपनी राजधानी बनाई थी और यहीं पर एक शक्तिशाली गणराज्य की स्थापना की थी। पिपरवा स्तूप यहां पर हमको मिलता है खासकर इसी संत कबीर नगर वाले स्थान पर। तो पिपरवा स्तूप की हमें यहां पर खुदाई देखने के लिए मिली थी, जिसकी खुदाई WC पेपे ने बेसिकली की थी, और इसको बेसिकली रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में भी प्रकाशित किया गया। बाद में KM श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में भी इस स्थल की खुदाई और पिपरवा में ही कपिल वस्तु के अस्तित्व की पुष्टि भी हुई थी। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई ये घटनाएं थी। कपिल वस्तु में ही राजप्रसाद बुद्ध के काल में निर्मित बौद्ध विहारों के खंडर और शाक्य मुनि के पार्थिव अवशेष यहां पर हमको देखने के लिए मिलते हैं। आज पिपरवा का स्तूप हमें उस हिसाब से नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसके हमें साक्ष्य आज भी यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया से इसको देखें तो लगभग इतना इतना इसका डिस्टेंस है, तो ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। सीधी सी बात ये याद रख लेना कि राप्ती रिवर जो है वो बेसिकली हमें यहां पर एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर के रूप में देखने के लिए मिलती है। अगर इस क्षेत्र के हम डेमोग्राफी की बात करें तो आपको हिंदू धर्म प्रधान धर्म के रूप में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद इस्लाम धर्म देखने के लिए मिलता है, जिसकी लगभग आबादी जो है वो 29.23% के आसपास है। इसके अलावा बुद्धिज्म का आपको 0.47% देखने के लिए मिलता है, और बाकी जितने हैं वो अदर कम्युनिटीज के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं।
उसी प्रकार भाषा के रूप में देखें सिद्धार्थनगर को, तो हिंदी एक प्रोमिनेंट भाषा के रूप में देखने के लिए मिलती है। यदि हम जब पूर्वांचल की बात करते हैं तो भोजपुरी आपको स्पेशल देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी, तो भोजपुरी आपको स्पेशल देखने के लिए मिल जाती है यहां पर, तो भोजपुरी आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसी प्रकार उर्दू आपको देखने के लिए मिलेगी, उसी प्रकार अवधी भी आपको देखने के लिए मिलती है, और इसके अलावा जो भी डायलेक्ट्स यहां पर थोड़े थोड़े बोले जाते हैं। बात करें आर्थिक रूपरेखा की, तो स्पेशली ये इलाका जो है आपको मालूम है पूरा तराई बेल्ट का इलाका है। तो तराई बेल्ट में आज पहले जंगल के ही इलाके हुआ करते थे, आज उस तराई बेल्ट को हमने फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब जब फर्टाइल लैंड है और तराई बेल्ट का इलाका है, तो आप सभी जानते हैं चावल का कल्टीवेशन बहुत आसानी से यहां पर होगा ही होगा। इसके अलावा आपको गन्ने का कल्टीवेशन भी बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके अलावा फिर गेहूं उन सब की तो आपको जिक्र देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है, यहां की जो सबसे स्पेशलिटी है वो क्या है, यहां का काला नमक चावल। और ये काला नमक चावल बौद्धिज्म से बेसिकली बहुत अच्छे से एसोसिएट किया जाता है। काला नमक चावल के बारे में बात करें तो छोटा दाना होता है, बड़ा सॉफ्ट किस्म का होता है काला नमक चावल, और स्पेशलिटी है कि ओडीओपी में इसको बेसिकली शामिल किया गया है काला नमक चावल को। ठीक है, जब यहां पर अगर हम बात करें तो 2006 में ही पंचायती राज ने सिद्धार्थनगर को वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। इट इज वन ऑफ द 34 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश करेंटली रिसीव फंड फ्रॉम द बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। इसके अलावा आपको मालूम होगा एक स्कीम चलाई गई थी जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपने देखने के लिए मिला था। उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो आकांक्षी जिलों की सूची उत्तर प्रदेश में जारी की गई थी, उसमें बेसिकली एक सिद्धार्थनगर भी देखने के लिए मिलता है। मतलब औद्योगिक दृष्टिकोण से ये जो है बहुत समृद्ध इलाका नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि गोरखपुर से नोएडा की तरफ आपको मालूम है एक हाईवे को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस दिन वो हाईवे डेवलप हो जाएगा, विश्वास कीजिए कि ये जो पूरी तराई बेल्ट है यहाँ की काया पलट हो जाएगी। इतनी यहाँ पर इंडस्ट्रीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि ये इलाका जो आज माइग्रेशन का इलाका आपको दिखता है, ये ऑलरेडी क्या कहते हैं एक समृद्ध इलाके के रूप में डेवलप होगा। क्योंकि जो गोरखपुर वाला हाईवे डेवलप किया जा रहा है, पश्चिमांचल के से जोड़ा जा रहा है, उसकी एक बेल्ट अंबाला तक जाकर के कनेक्ट होगी, और दूसरी तरफ पूर्व में देखेंगे तो वो लगभग आपको बंगाल तक बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं उसको। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र का डेवलपमेंट। अगर सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ का काला नमक चावल जो है वो अपनी स्पेशलिटी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देखिए, किसी भी क्षेत्र की कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, उस स्पेशलिटीज को उभारने का प्रयास किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की लगभग 24% जो जीडीपी है वो बेसिकली एग्रीकल्चर से आती है, लेकिन यहाँ की 60% जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर में नियोजित है। तो अगर जब तक हम उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो उसकी एक्सपोर्ट की मार्केट कभी भी नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए यदि ब्रांड यूपी को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट पॉलिसी को अगर प्रमोट करना है, तो हमें कहीं कहीं चीजों की स्पेशलिटीज को उठाना होगा। इसीलिए ओडीओपी का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया, जिसके थ्रू परंपरागत व्यवसायों और परंपरागत उद्योगों को तो मजबूती देना है ही है, आर्थिक सशक्तिकरण भी करना है ही। इसके अलावा जो हमारी कुशलता रही है, हस्तशिल्पों की कुशलता रही है, जो उस क्षेत्र की स्पेशलिटी रही है, उसको भी ना केवल नेशनल लेवल पर उभारना है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उभार करके विदेशी मुद्रा को बेसिकली कमाना भी है, ताकि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उत्तर प्रदेश इकोनॉमी बन सके। इसीलिए वाराणसी को एज अ नोडल हब के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीजें बनेंगी ही बनेंगी। तो काला नमक चावल जो है यहाँ का स्पेशल हमको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ की सॉइल और क्लाइमेट जो है वो राइस के लिए बहुत अच्छी है। क्यों है, आप सब जानते हैं तराई बेल्ट का इलाका है। ठीक है, आखिर ये काला नमक चावल की स्पेशलिटी क्या है, इसको जीआई टैग भी दिया गया है। इसमें जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड भी इसमें पाया जाता है। तो ये स्पेशलिटी है। आज भी आप जानते हैं, आज
खाद्य सुरक्षा से हम पोषण सुरक्षा की तरफ मूव कर चुके हैं। तो पोषण सुरक्षा यहां से होगी, क्योंकि खाना खाना ही पर्याप्त नहीं है, पोषण जब तक उसमें नहीं होगा तब तक खाना खाना भी वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता है। इसीलिए ये पोषण सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल चावल भी खाएं तो जिंक भी जाए उसके अंदर, आयरन भी जाए, ओमेगा 3 भी जाए, ओमेगा 6 भी जाए। महिलाएं हमारी जितनी भी हैं, माताएं जितनी भी हैं, अधिकांश बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में माताएं जो है वो एनीमिया से ग्रसित हैं। तो एनीमिया के लिए आप सब जानते हैं आयरन जो होता है एक बेसिक कंपोनेंट होता है। तो अगर खाने के माध्यम से ही आयरन जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी हेल्दी बनती है। ठीक है, यहां पर देखें तो प्रत्येक जिले का एक अपना अनूठा उत्पाद होता है, इसका है काला नमक। इसे बुद्ध का महाप्रसाद के रूप में भी जाना जाता है। तो सोचिए, सॉफ्ट पॉलिसी के रूप में हम इसे साउथ ईस्ट एशिया कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी बुद्धिस्ट कंट्री है उसमें ऐसा एक्सपोर्ट के रूप में हम इसे कितना प्रमोट कर सकते हैं। काला नमक चावल को बुद्ध चावल के नाम से ब्रांड किया जा रहा है, बताइए, जो इसे लोगों को दिए जाने वाले प्रसाद के रूप में प्रस्तुत करता है। बौद्ध देशों में इसे बढ़ावा देने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भी इसमें प्रमोट किया गया है। काला नमक चावल के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने सिद्धार्थनगर का एक जिला एक उत्पाद घोषित किया है। इसे सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थापित करवाया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ की इकोनॉमी को बहुत तेजी से बूस्टअप करेगा। इसके अलावा जो एमएसएमई सेक्टर है, खासकर माइक्रो लेवल का जो सेक्टर है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में रोजगार को उत्पन्न कर सकता है। वहां पर इंटीग्रेटेड पैकेजिंग हाउसेस का निर्माण करेगा। उसी प्रकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को वहां पर डेवलप करेगा। तो धीरे धीरे उस सिटी का भी अपने आप में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगा। यहां पे अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मैं सीधी सी बात कहूं तो बहुत ज्यादा अच्छी क्या कहते हैं कनेक्टिविटी यहां पर नहीं दी गई है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं दी गई है सिद्धार्थनगर में। ठीक है, तो बाकी बस से तो हर जगह कनेक्ट रहता ही है, तो उसकी कोई बात नहीं। रेलवे से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, वो भी हाई स्पीड रेलवे बहुत कम देखने के लिए मिलती है। अगर हम निकटतम हवाई अड्डा भी देखें तो गुरु गोरखनाथ हवाई अड्डा है, तो गोरखपुर भी यहां से दूर पड़ता है, वो बगल में हवाई अड्डा नहीं है। तो मेरे हिसाब से कनेक्टिविटी इसको अच्छा करने की बहुत जरूरत है। तो फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बहुत कम होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। यहां पर मैंने अभी आपसे बात की थी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम घोषित किए गए थे। इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलते हैं। आकांक्षी जिले, आकांक्षी जिले वो जिले हैं जो बेसिकली विकास के पायदान पर कुछ पीछे छूट चुके हैं, तो डेवलपमेंट इनका कम है, इसीलिए इनको एक स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है और उस स्पेशल असिस्टेंस को भी लगातार क्या किया जा रहा है, इवैल्यूएट किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए हैं वहां पर बहुत हद तक एमएमआर, आईएमआर, हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी स्थिति हमारी देखी जा रही है। तो कौन कौन से हैं? वैसे यहां पर तो चित्रकूट भी है, फतेहपुर भी है, बहराइच भी है, श्रावस्ती भी है, बलरामपुर भी है, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र है। तो हम तो बेसिकली सिद्धार्थनगर की बात कर रहे हैं, तो आप सिद्धार्थनगर को दिमाग में रखें। बाकी इसके बगल वाला जिला बलरामपुर, उसके बगल वाला जिला श्रावस्ती, उसके बगल वाला जिला बहराइच, मतलब यहीं पे चारों याद कर लेना ताकि कभी लिखना पड़ जाए तो आसानी से लिख ले जाओ। ठीक है, बाकी सोनभद्र और चंदौली अगल बगल में ही तुमको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इधर फिर एक बुंदेलखंड का याद कर लेना, चित्रकूट, और बगल में एक इलाहाबाद के बगल वाला फतेहपुर को याद कर लीजिएगा। कौन से पर्यटन स्थल हमको देखने के लिए मिलते हैं? तो पिपरवा स्तूप हमको स्पेशली देखने के लिए यहां पर मिलता है, जो कि अपने पुरातात्विक अवशेषों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है और बुद्धिस्टों के लिए बहुत पवित्र स्थल के रूप में देखा जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने यही अपने जीवन काल के पहले 29 साल व्यतीत किए थे कपिल वस्तु में, क्योंकि 29 साल के बाद फिर उन्होंने महाभिनिष्क्रमण की तरफ वो निकल गए थे। और यहीं पर बेसिकली एक वो भी बना हुआ है, म्यूजियम भी बनाया गया। उसी प्रकार कपिल वस्तु में भारत भारी टेंपल बनाया गया है, तो ये भी सिद्धार्थनगर में ही हमको देखने के लिए मिलता है।
भारत भारी टेम्पल, ठीक है। तो ये भी एक पवित्र स्थान है, तो भारत भारी टेम्पल, ठीक। इसके अलावा फिर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय भी बेसिकली बनाया गया है। तो विश्वविद्यालय, तो ये कॉलेज पहले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय राम मनोहर लोहिया से बेसिकली संबंध थे। तो मतलब सीधी सी बात है, विश्वविद्यालय बना जरूर है लेकिन अभी उस हिसाब से नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे ऑटोनॉमी इनको दी गई है प्रॉपरली। तो वही चीज लिखा हुआ है कि पहले ये बेसिकली संबद्ध विश्वविद्यालय था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर और राम मनोहर लोहिया जी से। तो ठीक है, ये विश्वविद्यालय भी है। इसके अलावा एक है योग माया मंदिर। तो योग माया मंदिर की अपनी क्या कहते हैं मान्यता है। कहते हैं कढ़ाई ढ़ाई चढ़ाने की भी यहाँ पर मान्यता है। जो भी भक्त चढ़ाता है तो फिर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माना जाता है देवी योग माया माता का विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार को दर्शन करने से सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं, ठीक है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दौरान 2 दिवसीय मेला भी आयोजित किया जाता है, ठीक है। मन की शांति मिलती है। मंदिर को पहले महामाया मंदिर के रूप में जाना जाता था, जिनका नाम गौतम बुद्ध की मां के नाम से लिया गया था, लेकिन अब इसको योग माया मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक। अभी हाल में सिद्धार्थ नगर को, अब मेन चीज क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के इलाके हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक के हिसाब से अच्छे खासे डेवलप्ड है। तो यदि धीरे धीरे इन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मुख्य पृष्ठभूमि में लाया जाए, तो धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट तय है। क्योंकि यहां पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा वो पोटेंशियल को भी हार्नेस करना हमारे लिए इजी होता चला जाएगा। तो इसीलिए अभी हाल में सिद्धार्थ नगर महोत्सव भी बेसिकली यहां पर सेलिब्रेट किया गया था। तो यहां पर अगर हम देखें तो उस सिद्धार्थ नगर महोत्सव के द्वारा बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स को बेसिकली प्रमोट किया गया। उसी की एक मैं आपको कटिंग यहां पर दिखा रहा हूं कि सिद्धार्थ नगर का इंपॉर्टेंस क्या बताया जा रहा था वहां पर, कि संपूर्ण विश्व को शांति करना अहिंसा से अभिसिंचित करने वाले तथागत गौतम बुद्ध की एक क्रीड़ा स्थली के रूप में सिद्धार्थ नगर का विशेष महत्व है। जीवन के शुरुआती 29 साल सिद्धार्थ के रूप में भगवान गौतम बुद्ध ने जिस कपिल वस्तु नगर में बेसिकली व्यतीत किए थे वह इसी जनपद की पहचान से आज जुड़ता है। तो राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर ही इनका नाम सिद्धार्थ नगर भी रखा गया। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये तराई बेल्ट का इलाका है और कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। आप भी जानते हैं कि ये जो कपिल वस्तु का शाक्य वंश जो हुआ करता था ये उस समय कौशल राजवंश के अंतर्गत ही आया करता था। गणराज्य था और कौशल जो था बड़ा राज्यतंत्र हुआ करता था, तो उसी के ही अंडर में आया करता था, मतलब उस एरिया में। 1885 में बेसिकली गोरखपुर से बस्ती जिले को अलग किया गया था, तब ये बस्ती जिले में आ गया था। और फिर 1988 में बस्ती से बेसिकली इसको अलग किया गया, सिद्धार्थ नगर को। सिद्धार्थ नगर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व हमको देखने के लिए मिलता है। यह जनपद उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में स्थित मित्र राष्ट्र नेपाल की सीमा पर अवस्थित है और बौद्धिस्टों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। तो यह सिद्धार्थ नगर महोत्सव भी मनाया गया और यहां पर भी देखिए इसकी टैगलाइन यहां पर दी गई थी, काला नमक चावल एक जनपद एक उत्पाद। उसी प्रकार कुंभ को तो प्रमोट किया ही गया है। तो इस प्रकार के महोत्सव जो होते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं क्षेत्रीय स्तर पर और साथ में राज्य के स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान को एक्सप्लोर करके राज्य के स्तर पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये वाला जो इलाका है, इन सारे इलाकों को उत्तर प्रदेश सरकार जो है ऐसा बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट के रूप में भी डेवलप कर रही है। मतलब कबीर नगर का मैं स्पेशली नाम नहीं ले रहा हूं, ये पूरा जो सर्किट है आपका इसकी मैं पूरी बात कर रहा हूं। कुशीनगर हो गया, पावा हो गया, ये सारा जो इलाका है इनको डेवलप किया जा रहा है। अब यहां पर भी पिपरवा स्तूप है, तो आप समझिए कि इसका भी कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। तो इसीलिए जितने भी बुद्धिस्ट मतावलंबी हैं अगर वो यहां आएंगे तो उनको फिर ये एक्सप्लोर करना काफी आसान हो जाएगा। इसीलिए इस चावल का नाम ही रखा गया, दैट इज बुद्धा चावल,
ठीक है। यहां पर भी अगर आप देखें तो आपके सामने कुछ टैगलाइंस लगी हुई हैं कि जब ऐसे महोत्सव को आयोजित किया जाता है तो वहां पर क्या क्या चीजें आपको दिखाई जाती हैं। लिखा है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ये टैगलाइंस को यूज किया जा रहा है। आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, मुझे भी वही धुंधला ही दिखाई दे रहा है। तो यूपी नहीं देखा तो बेसिकली इंडिया नहीं देखा, ब्रांड यूपी को प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी तरफ नई उड़ान नई पहचान ओडीओपी को दिखाया जा रहा है। जितने भी हमारे यहाँ के प्रदर्शनी में वहां पर लोग आते होंगे, उद्यमी आते होंगे, तो ये क्या है, ये अपने आप में सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करने वाला कंपोनेंट है, तो इसको बूस्ट किया जा रहा है। और यहां पर फिर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी और भी नीतियों को दिखाती है रेड कारपेट के माध्यम से। तो इन्वेस्ट यूपी का दिखाया जाता है। इन्वेस्ट यूपी बेसिकली वो संस्था है जो एक सिंगल विंडो के रूप में काम करती है, ताकि उस क्षेत्र में आकर के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक सिंगल विंडो के रूप में बेसिकली ये काम करेगी। बाकी यहां पर आजादी का अमृत महोत्सव तो 75 दिखाया जा रहा है कि 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, और इसमें महिलाओं की, बेटियों की सबसे बड़ी भूमिका होगी। मतलब नारी शक्ति को भी बेसिकली यहां पर बल दिया जाता है। तो ये इंडिकेशन है, और इंडिकेशन बहुत सारी बातें बोल करके चला जाता है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को क्या दिखाता है, एक उत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। अगर बात करें इस जिले का इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप सब जान चुके हैं कि गौतम बुद्ध की से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। इसके अलावा एक नाम और है जिनका नाम है स्पेशली मैंने रखा है प्रभु दयाल विद्यार्थी जी। प्रभु दयाल विद्यार्थी जी की बात करें तो इनका जन्म सिद्धार्थ नगर में ही हुआ था। बचपन में ही ये आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 8 साल की एज में ही 1932 में बेसिकली इलाहाबाद में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने ठक्कर बापा जी को सुना, जनजातीय, याद आ गया होगा ठक्कर बापा जी के बारे में आपको। तो ठक्कर बापा जी के बारे में सुना इन्होंने, महात्मा गांधी की फ्री इंडिया की स्पीच को बेसिकली सुना, और यहीं से इन्होंने उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर से अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी सेवाग्राम के लिए। सेवाग्राम महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी को इन्होंने प्रॉपरली ज्वाइन कर लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और कहते हैं कि ये हाँ, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्हें कई बार हिरासत में भी लिया गया था, और 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। वन ऑफ द मतलब इस क्षेत्र में वन ऑफ द ग्रेट लीडर के रूप में माने जाते हैं, और मतलब युवा नेतृत्व माने जाते हैं जिनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो प्रभु दयाल विद्यार्थी जी हैं जिन्होंने बेसिकली महात्मा गांधी की को ज्वाइन भी किया था, और उत्तर प्रदेश से सेवाग्राम तक महात्मा गांधी के पीछे ये चल भी दिए थे। तो महाराष्ट्र में सेवाग्राम है जो कि महात्मा गांधी का ही एक आश्रम हुआ करता था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रभु दयाल को कई बार हिरासत में भी लिया गया, और इन्होंने उसमें भाग भी लिया था। तो एक बड़ा नाम है सिद्धार्थ नगर के लिए, क्या, प्रभु दयाल विद्यार्थी जी। ठीक है। इसके अलावा फिर आपको एक हमारे नेताजी देखने के लिए मिलेंगे जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। कौन? जगदंबिका पाल जी। ठीक है, आदरणीय जगदंबिका पाल जी। ये भी बेसिकली सिद्धार्थ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को बेसिकली रिप्रेजेंट किया था इन्होंने, और एक दिन के लिए आपको मुख्यमंत्री के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया हुआ है। तो ये भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आकर के चीजें समाप्त होती हैं, और यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं खासकर यूपी पीसीएस की, और अपग्रेडेड पैटर्न जिस प्रकार से बदल रहा है, अगर आप भी उस अपग्रेडेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो परीक्षा की वास्तविकता है वो अपग्रेडेड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही डेवलप हो रही है, तो आप हमारे निश्चय बैच के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय अचीवर कार्निवल सेल चल रही है। इसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर दे दिया जाता है यदि आप मेरे इस कोड को यूज करते हो जिसका नाम है साई लाइव। इसके अलावा एनसीईआरटी का पूरा बैच आपको इसमें फ्री दे दिया जाता है।
इसके अलावा प्रीलिम्स यदि आप क्वालिफाई करते हो तो प्रॉपर आपको फी भी रिफंड कर दी जाती है। तो आप मेरे इस कोड को यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें प्राप्त कीजिए, और 12 अक्टूबर को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आप सिलेक्शन को प्राप्त करने के लिए जी जान से हमारे साथ मेहनत कीजिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिद्धार्थनगर के बारे में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई जिले के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।